दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड में सफलता चाहता है तो उसको 3 चीज़ की आवश्यकता होती है: कड़ी मेहनत, त्याग और समर्पण। आप जानते हैं कि बिहार दरोगा की परीक्षा में 1275 सीटों के लिए वैकेंसी आई हुई है। अगर आप इसमें सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक सीट मिल जाए, तो आपको भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा और समर्पण करना पड़ेगा, खुद को झोंक देना होगा। तो दोस्तों, आप कड़ी मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं, निश्चित सफलता मिलेगी आपको। आज के वीडियो में हिस्ट्री से महत्वपूर्ण सवालों को लेकर उपस्थित है और यह सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों, आंसर हो जाएगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। देखिए, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है वो प्लासी के युद्ध से। किससे? प्लासी के युद्ध से। प्लासी पश्चिम बंगाल में, यह युद्ध 1757 में हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जीतने वाला व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव था। आप जानते हैं कि बाद में बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है वो भी रॉबर्ट क्लाइव ही करता है। रॉबर्ट क्लाइव भी करता है। लॉर्ड की उपाधि उसको बाद में मिली थी, वो तो बेचारा क्लर्क था। पहले क्लर्क के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना जीवन स्टार्ट किया था। बाद में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे बड़े पद पर पहुंचा था। तो आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। यह जो 1757 डेट देखते हैं IAS के एग्जाम में, PCS के एग्जाम में, चपरासी के एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक मतलब मुगल बादशाह कौन था? तो उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह था, अर्थात दिल्ली का बादशाह था, क्योंकि मुगल की राजधानी उस समय दिल्ली थी। तो दिल्ली का बादशाह शाह आलम द्वितीय था। और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। कौन किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है और यह डेट भी महत्वपूर्ण है, 1764। आप जानते हैं कि बक्सर बिहार में है, तो बिहार के परीक्षा के दृष्टिकोण से यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह जो 22 अक्टूबर नहीं पूछता। 1764 को अंग्रेजियों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया था। देखिए, मीर कासिम बंगाल का नवाब वो था जिसको अंग्रेजों ने अपने पद से हटा दिया था। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला से समझौता करता है और मुगल जो बादशाह है शाह आलम द्वितीय उसको भी मिला लेता है। और तब अंग्रेजों से प्रयास करता है लोहा लेने का, लेकिन अंग्रेजी सेना भारी पड़ती है इन लोगों पे और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। देखिए, इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद जो शाह आलम द्वितीय है उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, कंपनी को दे दिया। कंपनी को दीवानी के बदले 26 लाख रुपया देना था और निजामत के बदले 53 लाख रुपया देना था। कंपनी यह बात जानती थी कि हम भारत में नए हैं, मेरे पास कर्मचारियों की संख्या कम है, तो दीवानी जो इसको मिला तो दीवानी का काम करने के लिए वो उप दीवान नियुक्त कर लिया। एक था मोहम्मद रजा खान, दूसरा था राजा सिताब राय। राजा सिताब राय बिहार का उप दीवान था, मोहम्मद रजा खान बंगाल का उप दीवान था।
तो मोहम्मद रजा खान को बंगाल का उपदीवान था, तो उसको मुर्शिदाबाद का भी उपदीवान कहा जाता है, क्योंकि बंगाल की राजधानी उस समय मुर्शिदाबाद थी। मुगल सम्राट की जो शासन पद्धति थी उसको समझिए, पूरे प्रशासन को दो भागों में बांटा जाता था, निजामत और दीवानी। तो निजामत मतलब राजस्व छोड़ के बाकी सब काम निजामत को करना था, दीवानी को राजस्व संग्रह का काम करना होता था। तो मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय राजस्व संग्रह करने के लिए नियुक्त कर लिए गए, और दीवानी तो मिला था अंग्रेज को, इसलिए ये लोग उप दीवान कहलाए, और इससे अंग्रेजों को फायदा हुआ। बदनामी हुई भारतीय मोहम्मद रजा खान की और राजा सिताब राय की, लेकिन कर वसूल करने का किसके पास जाता था? अंग्रेजों के पास। तो यह समझिए, यह अंग्रेजों की चाल थी। एक चाल तो यह थी कि बदनामी से बच गए, दूसरी चाल यह थी कि बिना कर्मचारी और बिना खर्च किए हुए उसका राजस्व संग्रह हो जाता था। तो मुर्शिदाबाद का दीवान मोहम्मद रजा खान था। आगे बढ़ते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे? तो शाह शुजा से। याद रखिएगा, अभी तो अंग्रेज के पास है कोहिनूर हीरा, अंग्रेज भारत से लूट के ले गया था। तो शाह शुजा से रंजीत सिंह कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। क्यों? तो देखिए, शाह शुजा काबुल का राज प्राप्त करने चाहता था। तो काबुल का राज प्राप्त करना चाहता तो काबुल की जो सीमा है रंजीत सिंह के राज से मिलती थी, और रंजीत सिंह उस समय के बहादुर शासक थे। तो रंजीत सिंह से सहयोग चाहता था शाह शुजा, ताकि काबुल की गद्दी मिल सके। मतलब काबुल की गद्दी से उसके परिवार के लोगों ने शाह शुजा को हटा दिया था। तो शाह शुजा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया, ताकि रंजीत सिंह राज प्राप्त करने में सहायता करे। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? दोस्तों, उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान के साथ। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। इसमें क्या था कि यह संधि करने के बाद, श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू सुल्तान हार गया था अंग्रेजों से, तो उसको अपना जो राज था वो आधा देना पड़ा अंग्रेजों को। उसके बाद 3 करोड़ हर्जाना भी देना पड़ा, युद्ध हर्जाना, समझे ना? अब 3 करोड़ युद्ध हर्जाना देना पड़ा। तो उसके पास तो पैसा नहीं था टीपू सुल्तान को, तो टीपू सुल्तान अपने पुत्र को बंधक रख दिया कि हम आपको हर्जाना देंगे तो मेरे पुत्र को वापस कर दीजिएगा। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान से की थी, याद रहेगा आपको। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तीसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध मतलब मैसूर और अंग्रेजों के बीच युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था। इस युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुई थी। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। आपको पता होगा कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, ये इतना तो पता है। तो मैसूर की तरफ से जो संधि हुई थी तो टीपू सुल्तान उपस्थित था, और अंग्रेजों की तरफ से कर्नवालिस। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेज को देना पड़ा, उनके साथियों को देना पड़ा, अंग्रेज एवं उसके साथियों को। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपया नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्रों को अंग्रेज के कब्जे में रहेंगे, मतलब बंधक रहेगा। कर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है लेकिन हम बता देते, हमने अपने दुश्मन को तो कमज़ोर कर दिया लेकिन दोस्तों को भी मजबूत नहीं होने दिया। जो श्रीरंगपट्टनम की संधि उसके बाद कर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने दुश्मन को तो कमज़ोर कर दिया लेकिन अपने दोस्तों को भी मजबूत नहीं होने दिया। नियत समझ जाइए, नियत क्या था। आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? देखिए, चतुर्थ आंग्ल युद्ध में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता, याद रखिएगा। यह वर्ष जो था, जिस वर्ष मरा था 1799 में। देखिए, इतिहास में बहुत कम डेट पूछा जाता है,
लेकिन 1799 बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। 1799 में टीपू सुल्तान युद्ध के मैदान में ही मारा गया था। आप उसकी टीपू सुल्तान की बहादुरी के किस्से बहुत सुने होंगे। तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। इसकी मृत्यु के साथ ही मैसूर की स्वतंत्रता के इतिहास के गौरवशाली अध्याय का समापन हो गया। समझ गए? मतलब मैसूर राजवंश समाप्त कर दिया जाता है, पुराने राजवंश को वापस लौटा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति की संबंधित था वारेन हेस्टिंग से। किससे? वारेन हेस्टिंग से संबंधित था सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। रिंग फेंस की नीति, इसको रिंग फेंस की नीति भी कहते हैं। रिंग फेंस की नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग से था। लॉर्ड हेस्टिंग नहीं मारिएगा, वारेन हेस्टिंग से था। आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? याद रखिएगा, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा का चलाया गया था? दोस्तों, वारेन हेस्टिंग पर चलाया गया था। याद रखिएगा। देखिए, अंग्रेजी साम्राज्य को प्रारंभिक अवस्था में मजबूत करने में और भारत में उसके प्रभुत्व को स्थापित करने में दो अंग्रेज अधिकारियों का बहुत महत्व है। पहला है कॉर्नवालिस, पहला है क्लाइव, दूसरा है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। देखिए, दोनों कंपनी में कलर के रूप में आया था। दोनों कलर के रूप में आया था। दोनों भारत में कंपनी के जो सर्वोच्च पद था उस पे पहुंचा था। लेकिन वारेन हेस्टिंग बहुत करप्ट आदमी था। कार्लाइव भी करप्ट था। क्लाइव भी बेईमान था, वारेन हेस्टिंग भी बेईमान था। वारेन हेस्टिंग पे महाभियोग चलाया गया था जिसमें यह बच गया था। याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट भी वारेन हेस्टिंग के समय ही आया था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। याद रखिएगा। देखिए, कॉर्नवालिस जब बाद में माने दूसरे कार्यकाल के लिए जब वापस आता है तो उसकी मृत्यु भारत में ही हो जाती है और उसका जो कब्र है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? मतलब अंग्रेजी जो प्रभुत्व स्थापित हुआ था तो अंग्रेज के किस वायसराय के समय में अंग्रेज ने सहायक संधि की नीति अपनाई थी? तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के समय। याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेजली के समय। यह संधि देखने में तो ऊपर से अच्छा था, लेकिन इस संधि करने वाला राज्य अपनी संप्रभुता खो देती थी। याद रखिएगा। राजा संप्रभु नहीं रह जाता था, विदेश नीति उसके हाथ में चली जाती थी, दरबार में रेजिडेंट नियुक्त हो जाता था। बहुत बातें हैं, लेकिन सहायक संधि जो प्रभावी ढंग से लागू किया गया था लॉर्ड वेलेजली के समय में, लेकिन शुरुआत इन्होंने नहीं की थी भारत में। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? देखिए, ठग कौन थे? ठग लुटेरा था जो लोगों को रात में लूट लेता था और फांसी लगा के मार देता था। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल थे। दोनों मिल लूटने से पहले काली की पूजा करते थे। उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने कैप्टन सलीम मैन को नियुक्त किया कि किसी भी हाल में ठगों का दमन कर दिया जाए। आप जानते हैं विलियम बेंटिक जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में ठगी प्रथा समाप्त होनी चाहिए और इस चीज़ को पूरा किया था कैप्टन सलीमैन ने। सलीमैन ने ठगों का इस तरह से दमन किया, कितने ठगों को मार दिया गया, जो अरेस्ट हुआ उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया, बहुत ठगों को उम्र कैद की सजा दी गई। ठगी प्रथा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। वर्तमान समय में भी इसका कोई प्रभाव नहीं दिखता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा पढ़ाए अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि चढ़ा देते थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने
कैप्टन सलीमन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक याद रखिएगा, भारत का गवर्नर जनरल था उस समय। कैप्टन सलीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसमें लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया, अनेक ठगों को फांसी दे दी गई। याद रखिएगा, अनेक ठगों को फांसी दे दी गई। ठगों का जो उन्मूलन हुआ था वो विलियम बेंटिंक के समय हुआ था, लेकिन विलियम बेंटिंक ने इसके लिए कैप्टन सलीमैन को नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था कब? यह डेट बहुत पूछा जाता है, लेकिन एक बात दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था? तो उत्तर हो जाएगा 1843 में। याद रखिएगा 1843 में, यह भी डेट पूछा जाता है। देखिए, आप हमारे वीडियो में देखेंगे डेट हम नहीं देते हैं, जो डेट देते हैं वो पूछा जाता है इसलिए देते हैं। 1843 में सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। नेक्स्ट चलिए इस सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एलन बरो के काल में सिंध पर अंग्रेजों ने 1843 ईस्वी में कब्जा किया था। तो यह डेट तो महत्वपूर्ण है। उसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि किसके समय सिंध पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था। तो 1843 में एलन बरो के समय। एलन बरो याद रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी अंग्रेजों के लिए, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। शारदा एक्ट संबंधित था किससे? तो बाल विवाह से, बाल विवाह के प्रतिबंध से। देखिए, बाल विवाह के प्रतिबंध के लिए एक महिला जो उस समय शिक्षित थी, उनका नाम था हरविलास शारदा, उन्होंने अभियान चलाया था। तो अंग्रेजी सरकार ने इसके लिए एक्ट पारित किया जिसमें बाल विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब लड़की अगर 14 वर्ष से कम की है, मतलब 14 वर्ष न्यूनतम आयु शादी करने के लिए चाहिए, लड़का का 18 वर्ष। तो इनका इस एक्ट को पास करवाने में महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए उस एक्ट को शारदा एक्ट कहा जाता है। याद रखिएगा, शारदा एक्ट, वो हरविलास शारदा के नाम पे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। आगे बढ़ते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की ने। ब्लावेट्स्की ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय वो भारत में था, भारत में, और वो था अडयार में, अडयार में। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी नहीं मानूंगा, भगवान नहीं मानूंगा। एक बात और सुन लीजिए, किसने कहा था कि भगवान अगर अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को मानता है तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा, छुआछूत को सहन करता है तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा। याद रख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखिएगा। आप लोग क्या करते हैं, इस सवाल का जो आंसर या तो गांधी मार देते हैं या अम्बेडकर मार देते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। जितने स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे जो देशभक्त शामिल थे, सभी ने छुआछूत का विरोध किया था। सब पढ़े लिखे थे, सभी ने छुआछूत का विरोध किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। आगे बढ़ते हैं। दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? यह भी सवाल पूछा जाता है। मौलाना शिबली नुमानी ने। दार उल उलूम की स्थापना मौलाना शिबली नुमानी ने किया था। दोस्तों एक बात बता दें, हम ऑप्शन पे डिस्कशन नहीं करते हैं, फालतू का बतकुचर नहीं करते हैं, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हम जो आंसर है उसके अंदर कुछ है तो उस पर बात करते हैं। आपको अगर पसंद है कि ऑप्शन पे डिस्कशन किया जाए तो आप उस वीडियो देख सकते हैं, आपकी इच्छा या आपको जो ज़्यादा अच्छा लगता है उसको तो हम नहीं रोक पाएंगे। लेकिन मेरा यह मानना है कि समय बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है ऑप्शन पे चर्चा करना। याद रखिएगा। आपको लगता है कि अरे क्या हुआ, आधे घंटा न गया, अगर 365 दिनों में
2 वीडियो प्रत्येक दिन देखते हैं और आधा आधा घंटा मतलब 1 घंटा प्रत्येक दिन बर्बाद हो जाता है, तो इसका मतलब 365 घंटा आपका बर्बाद हो गया, आपको समझ में नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तारकेश्वर आंदोलन बहुत प्रसिद्ध आंदोलन था। यह किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। ये मंदिर के पुजारी के विरुद्ध शुरू किया गया था, तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। आगे बढ़ते हैं। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? मतलब इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना से पहले यह एक महत्वपूर्ण संगठन था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक थे। भारत संघ तो हिंदी में ज़्यादा नाम प्रचलित नहीं है, इनका इंग्लिश में इस संस्था का नाम प्रचलित है, इंडियन एसोसिएशन। याद रखिएगा। 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। याद रखिएगा। 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट। वर्ष 1940 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया था? नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया था? तो जो उत्तर हो जाएगा बम्बई में। कहाँ विद्रोह किया था? बम्बई में। 18 फरवरी 1946 को बम्बई में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने हड़ताल किया था। यह नया जो हड़ताल था, और जो जहाज़ था उस तलवार नाम था उसका, तलवार, HMIS तलवार पे के नाविकों ने विद्रोह किया था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर हो जाएगा 1884 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, यह डेट पूछा जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू द्वारा किया गया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, आनंद चार्लू द्वारा 1884 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड किस कारण त्याग दिया था? तो उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी अंग्रेज सरकार को। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। याद रखिएगा। जलियांवाला हत्याकांड क्या था? तो जलियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे निहत्थे प्रदर्शनकारियों पे वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए। इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। आगे बढ़ते हैं। अस्थायी बंदोबस्त के अधीन जमा किए गए भू राजस्व में जमींदार का अंश कितना था? उत्तर हो जाएगा सी, 1/11। देखिए, जमींदारी बंदोबस्त 1793 में शुरू किया गया। शुरू करने वाले कर्नवालिस थे। कर्नवालिस जमीन का मालिक जो अस्थायी बंदोबस्त में वो मान लिया जमींदार को एक राजस्व फिक्स, जो उस साल राजस्व आया था उतना राजस्व मान लिया गया कि आमदनी है। तो जिस जमींदार के क्षेत्र में उस वर्ष जितना राजस्व आया था उसका जमींदार को अपने पास 1/11 भाग रखना था और 10/11 भाग अंग्रेजी जो राजस्व कोष है उसमें जमा करना था। तो अंग्रेजों का हिस्सा कितना था? 1/11। और यह भी तय हुआ था कि यह जो परसेंटेज है वो कभी नहीं बढ़ाया जाएगा। तो आप प्रारंभिक दौर में जो जमींदार थे उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन बाद में जमींदार
अमीर हो गए। उसका बहुत सारा कारण है, अभी चर्चा करने का कोई बहुत नहीं है, आधा घंटा लग जाएगा। तो जमींदारों को अस्थाई बंदोबस्त में अपने पास 1/11 रखना था और सरकार के पास 10/11 भाग जमा करना था। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसका छोटे छोटे और जगह पर लागू हुआ था, लेकिन बड़ा प्रांत था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जहां अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। और कर्नवालिस ने लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त को हम जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। इसमें जमीन का मालिक जमींदार को मान लिया गया। आगे बढ़ते हैं। कर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मतलब बिहार इसलिए लिखा हुआ कि उड़ीसा उसी में सम्मिलित था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। इसके अंतर्गत जमींदारों को किसानों से जो भी लगान मिलता उसका 10/11 भाग उन्हें राज्य को देना पड़ता था और वे केवल 1/11 भाग अपने पास रख सकते थे। देखिए, जमींदारों को किसानों से जो लगान मिलता वो नहीं था, एक फिक्स कर दिया गया था कि इस एरिया का इतना ही लगान होगा। उसको वसूल करने के बाद जो फिक्स था उसका 1/11 भाग जमींदार को अपने पास रख लेना था और 10/11 भाग अंग्रेजों को दे देना था, कंपनी को दे देना था। आगे बढ़ते हैं।